वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आप सब्सक्राइब करके सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 स्टेटमेंट के साथ इसका उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। ये कौन से अनुच्छेदों में निहित हैं, बताइए। अनुच्छेद 15 में, 17 में, 19 में, 18 में या 30 में? कौन सा सत्य है इनमें से? 5 मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं। पहले भी बताया है कई बार। 15, 16, 17, 18 छोड़ देना, 19 है, 20 है, फिर है 29 और 30। ठीक है, हाँ 20 नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 जो हैं केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी के भारतीयों को भी हैं और विदेशियों को भी हैं। तो 15 यहाँ हो गया, 19 हो गया और 30 हो गया। 18 नहीं है, 17 नहीं है। तो 1, 3, 5 कहीं है, ये है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न पूछने के तरीके एग्जामिनर के कई तरह से हो सकते हैं। वो अनुच्छेद से ही पूछ सकता है या इनको डायरेक्ट लिख सकता है कि ये कौन कौन सी, मतलब लाइन में पॉइंट बनाकर कि कौन से केवल भारतीयों को, कौन से विदेशियों को। तो भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार जो हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। एक है अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। अब इनमें क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक हैं और 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये पता होना चाहिए आपको। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद का प्रतिषेध है, मतलब रोक है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अगर 21 की बात करें तो प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में, तो दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार लिखा हो या मौलिक अधिकार लिखा हो एक ही बात है। इंग्लिश में इनको FR बोलते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स। यदि इनका हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत चले जाना सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत चले जाना हाई कोर्ट। तो मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन सा सत्य है इन चारों में? देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, गलत है पहला स्टेटमेंट। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है। न्याय योग्य हैं, ये भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी। संशोधन किया जा सकता है इनमें, और सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, चौथा वाला। तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता क्या क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ यूपी और उत्तराखंड हो गए, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनके बीच विवाद। या फिर एक तरफ यूपी, बिहार, MP, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दूसरी तरफ केंद्र सरकार अकेली पड़ गई, तो ये क्षेत्राधिकार भी मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष का हनन या समुदाय का हनन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि एक व्यक्ति या समुदाय
या 100, 200, 1000, 500 लोग, उससे तो छोटे ही है ना किसी राज्य से। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो सुप्रीम कोर्ट राज्य की पहले सुनेगा, क्योंकि एक राज्य में बहुत से हजारों करोड़ों लोग और हजारों समुदाय हो सकते हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य हैं। ये चीज़ याद रखना। मूल अधिकार न्याय योग्य यानी न्यायोचित हैं। इनके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। देखिए, संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं, विशेष विधि से, विशेष बहुमत से। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, ये भी याद रखना। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकता है। आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये भी याद रखना, 20 में क्या है, 21 में क्या है, तो पता ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखिए, एक टॉपिक से या एक ही लाइन से कितने तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए लाइन संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल 15 है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? ठीक है, बताइए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो गलत हो गया ना पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही हो गया, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विदेशियों को भी प्राप्त है, तो पहला वाला गलत हो जाता है, दूसरा वाला सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है क्या? भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है क्या? बिल्कुल किया गया है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन जो है किया गया था। कब आई थी? 1928 में। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। ठीक है, और 36 से 51 तक इसके बाद क्या शुरू हो जाते हैं? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? 4 कथन है, एक पक्का गलत है इनमें। मूल अधिकार राज्यों के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी तो देखा था एक्सप्लेनेशन में, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मूल अधिकार, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, ये भी याद रखना। ठीक है, 20 और 21 इसके अपवाद हैं। तो करेक्ट अगर यहाँ होता ना सभी तो गलत हो जाता डी वाला स्टेटमेंट। यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है, ये भी सही है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से तो लिए हैं, तो यूएसए की भांति हो गई। ठीक है, यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल, राज्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिसके ऊपर आपके ऊपर आँच आती है, तो आप राज्य के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मूल अधिकार थोड़ी सुनिश्चित करते हैं, वो तो प्रस्तावना सुनिश्चित करती है ना, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात है ना प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो दूसरा वाला गलत है, बी गलत है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं, न कि मूल अधिकारों में। मूल अधिकार जो हैं वो राज्य के कार्यों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है। भारत में मूल अधिकार अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के समान है। आपातकालीन स्थिति में
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा उत्तर सही है। संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को प्राप्त है। क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं है क्या? एसडीएम कोर्ट नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 32 और 226 पहला वाला भी ठीक ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी हो गया इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि यानी कानून नहीं बनाया जाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। यदि कोई ऐसी विधि बनती है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या हनन करती है, तो उसे जो है उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारत में केवल उच्चतम न्यायालय, देखिए बात उच्चतम न्यायालय लिखा हो या सुप्रीम कोर्ट लिखा हो, एक ही बात है। तो भारत में केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है। वे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। अब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे चलते कोर्ट में घुस गए अंदर, ठीक है ना। इसके लिए जो है संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, मतलब एक आपको वकील करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 32 क्लॉज के तहत आपका वकील जो है आपकी बात को जाके कोर्ट में रखेगा। अब वकील महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। आपको कोई रिलेटिव हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बताइए कौन सा करेक्ट है। समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। पॉलिटी फिक्स है, साल 1.5 साल में कोई संशोधन हुआ तो हुआ, इसलिए पॉलिटी को बार बार रिवाइज कर सकते हो, पेज टू पेज लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, रट सकते हो, ठीक है। अब देखिए 12 से 35 तक में है मौलिक अधिकार। अब इसमें भी 6 में बांट रखा है उनको, ठीक है। 14 से 18 पहला क्लॉज हो गया, फिर 1922 दूसरा है, फिर 23-24 है, फिर 25 से 28 है, फिर 29-30 है, फिर 32 है। तो कौन किस में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। अब 14(1) हो गया, 15(2) हो गया, 16(3) हो गया, 17(4) हो गया, 18(5) हो गया, तो ये तो 5 हो गए। अब यहाँ 4 अनुच्छेदों में लिखा है कि समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसकी चर्चा 4 अनुच्छेदों में की गई है, तो गलत है, 5 अनुच्छेदों में की गई है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 15 14 से 18 के बीच में तो आया, तो इसलिए सही हो गया स्टेटमेंट। तो उसमें धर्म के आधार पर भी बात की गई है, उसमें जाति के आधार पर भी बात की गई है, उसमें जन्म स्थान के आधार पर भी बात की गई है, ठीक है। उसमें मूल वंश के आधार पर भी बात की गई है। बात नहीं की गई है तो क्या, समुदाय के आधार पर। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा थंबनेल पर, इसका उत्तर फिलहाल बी है। तो उपरोक्त में से एक जो है गलत है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है और इनकी चर्चा संविधान के 5 अनुच्छेदों में की गई है, 14 से 18 के बीच, ठीक है, 4 में नहीं, गिन लेना 5 ही होते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इसकी चर्चा समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत की गई है। ये ट्रिक है, इसको याद रखना। ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति उपचार। क्या है? समस्त शोध संस्कृति उपचार। मतलब जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 के बीच है, 19 से 22 के बीच है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, यानी 25, 26, 27, 28 4 में हो गया। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है, दोनों अनुच्छेदों में है।
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ट्रिक क्या बनती है इसकी, समस्त शोध संस्कृति उपचार। ठीक है, इसको अलग अलग करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अधिकार है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह एक नकारात्मक अधिकार है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कहाँ हेरफेर कर सकते हैं एग्जामिनर? देखिए, यहाँ ब्रिटेन की जगह कुछ और भी हो सकता है, कनाडा हो सकता है, आयरलैंड हो सकता है। विधि के समान संरक्षण, यहाँ अमेरिका लिख रखा है तो यहाँ ब्रिटेन हो सकता है। उल्टा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, या गलती यहाँ पर भी हो सकती है। सकारात्मक ऊपर है, नकारात्मक नीचे है। तो क्या विधि के समक्ष समता नकारात्मक है या विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक है? पहली बात तो यहाँ तक करेक्ट है, विधि के समक्ष समता। विधि का मतलब है कानून से, कानून के समक्ष जो है समानता है, समता है यानी समानता है, सब बराबर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पट्टी बंधी है उसकी आंखों पर तो सब बराबर। लेकिन ये नकारात्मक अधिकार है तो ब्रिटेन के संविधान का, लेकिन सकारात्मक नहीं है, ये एक नकारात्मक अधिकार है। कैसे नकारात्मक है? एक 21 साल का व्यक्ति है, उसका किसी ट्रेन में पूरा टिकट लग रहा है। एक 5 साल का है, ठीक है, उसका आधा टिकट लग रहा है। मान लीजिए 21 साल के ने मर्डर कर दिया, एक 14-15 साल का उसने मर्डर कर दिया, तो इसको तो 14 साल की लग गई। थोड़ा जघन्य कर देगा तो गया उम्र कैद के लिए। और ये 14 साल वाला, 15 साल वाला, इसको तो जुवेनाइल भेज देंगे। 16 साल या जब 18, जितने भी 2 से 3 साल या अंदर रहेगा, ठीक है, इसको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विधि के समक्ष समानता की बात तो की गई है, लेकिन व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन नकारात्मक इसको माना गया, सकारात्मक नहीं, इसलिए गलत है ये वाला, पहला वाला। तो ऊपर नकारात्मक है। विधियों के समान संरक्षण यानी कानून का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सकारात्मक है, लेकिन इसको नकारात्मक लिखा है तो गलत हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों के दोनों गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि यानी कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यह एक नकारात्मक अधिकार है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि एक सकारात्मक अधिकार है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है? तो आर्टिकल 15 की बात हो रही है। मूल वंश, समुदाय, प्रजाति, लिंग, राष्ट्र, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल वंश, उसकी जाति की बात की गई है, प्रजाति की नहीं, तो गलत हो जाएगा। जन्म स्थान है, लिंग है, मूल वंश है, राष्ट्र नहीं है, समुदाय की बात भी नहीं की गई है। इन सब के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेद नहीं किया जाएगा। हम विभेद का प्रतिषेध करते हैं, यह कहता है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। तो 1-4 केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो एक प्रश्न के पूछे जाने के तरीके देख लीजिए, हर तरह से तैयार किया जा रहा है आपको। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, शब्द की बात वहाँ पर हो रही है, तो एग्जैक्ट शब्द ही सही होगा। प्रजाति की बात नहीं हुई है, जाति की बात हुई है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये भी याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है मौलिक अधिकार असीमित हैं। दूसरा स्टेटमेंट है
सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। पहली बात तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, वो सीमित हैं क्योंकि राज्य इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या मूल क्षेत्राधिकार है उसको अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, ये भी सही है। अब इसके मूल क्षेत्राधिकार में कौन, अभी तो बताया था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच विवाद, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार या पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या 4-5 राज्यों की सरकार एक साथ आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली पड़ जाए, तो ये सब जो है इसका मूल क्षेत्राधिकार है। इसकी सुनवाई सबसे पहले करेगा सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों का उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, अभी तो बताया था। गलत हो गए यहाँ 1 और 3, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मतलब वो सीमित हैं, क्योंकि राज्य इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, परंतु यह उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल क्षेत्राधिकार मतलब मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है या उसके अंतर्गत नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद। आप एक लाइक कर सकते हो, उससे हमको एनर्जी मिलती है।